हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टडी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो सेकंड पार्ट में हम लोग जो भी शेष टॉपिक बचा हुआ था उसको आज आप लोग को रिकॉल कराते हैं और रिवीजन कराते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए और मैक्सिमम लोगों के पास आप इसे शेयर कर दें। चलिए देखते हैं हम लोग द्विविमीय संरचना। द्विविमीय संरचना क्या होता है, ठीक ना, या यानी कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल लाइन में देखिए आपको समझाते हैं। अगर हम एटम को ना, एटम जैसे ये एटम है, इस एटम को हम जैसे यहाँ पे सजा रहे हैं, इसे हॉरिजेंटल में सजा रहे हैं। क्या सजा रहे हैं? हॉरिजेंटल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल बोलते हैं। जब उसी प्रकार एटम को फिर इसी के यहाँ पे वर्टिकल में रखेंगे, इस तरह से हम इधर वर्टिकल में रखेंगे, एक दूसरे के संपर्क कराते हुए एक दूसरे के सामने सामने भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को टू कोर मिल रहा है, कोई इधर से कोर मिल रहा है, कोई इधर से कोर मिल रहा है, दो को कोर मिल रहा है। जब दो कोर मिले, जब एटम को हम अगर क्रिस्टल के फॉर्म में सजाएं, हॉरिजेंटल भी, इधर हॉरिजेंटल भी, इधर वर्टिकल भी, यानी कि इधर हॉरिजेंटल में सजाएं, इधर वर्टिकल में सजाएं, तो हम लोग का दो कोर मिलेगा। और जब दो कोर मिलेगा तो उसी को कहते हैं द्विविमीय संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विविमीय संरचना बोलते हैं। उसे द्विविमीय संरचना कहा जाता है। देखिए द्विविमीय संरचना में दो शेप भी बनता है, आप लोग को याद होगा। एक हम लोग को बनता है इसमें स्क्वायर प्लेनर, इसमें क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय बनता है। एक स्क्वायर प्लेनर बनता है, इसमें संरचना बनती है। यानी कि जब इस तरह से एटम को हम लोग एक दूसरे के सामने सामने रखेंगे, यानी कि यहाँ पे एटम को इस तरह से हॉरिजेंटल में, इधर वर्टिकल में सामने सामने रखेंगे तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर, एक स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि इस पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं? ए पैटर्न बोलते हैं। कौन सा पैटर्न? ए पैटर्न के नाम से इसको जानते हैं। और एक इसको सजाया जाता है, एक इसको सजाया जाता है। आपको बता दें इसमें, जैसे एक एटम इसमें सजाने का तरीका जो है हम लोग का ए बी पैटर्न में, जैसे यहाँ पे देखिए एटम को इस तरह से हम हॉरिजेंटल में ऐसे रख रहे हैं, हॉरिजेंटल में रख दिए हैं। अब दोनों एटम के ना इसे बीच वाले भाग में यहाँ पर रखेंगे। अब इसको ना यहाँ पे इस वाले भाग में रखेंगे, इसको ना एटम को यहाँ बीच वाले भाग में रखेंगे, फिर यहाँ पे इसके सामने ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो ए आपका ए हो गया, ए वाला जो हो गया आपका ए वाला जो हम लोग का ए है। और यहाँ पे जो ई वाला क्या है आपका? बी है। यानी कि ए हो गया, बी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया। इसको हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे? ए बी पैटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी, फिर ए बी पैटर्न। तो द्विविमीय संरचना में एटम को दो पैटर्नों में सजाया जाता है। एक पैटर्न ए और एक पैटर्न है ए बी। याद रखिएगा, जब ए पैटर्न होगा तो हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा कैसा? स्क्वायर प्लेनर। और जब ए बी पैटर्न होगा तो हम लोग को स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? इसमें हेक्सागोनल मिलेगा। कैसा मिलेगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? हेक्सागोनल। ठीक है। तो द्विविमीय ध्यान रखिएगा, द्विविमीय स्ट्रक्चर कब बनता है? जब एटम को हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में रखा जाता है। कौन सा पैटर्न में? या तो ए पैटर्न के अंतर्गत रखेंगे, ए पैटर्न में, या तो ए बी पैटर्न में रखेंगे, तो द्विविमीय संरचना प्राप्त होगा। ए पैटर्न में रखेंगे तो स्क्वायर प्लेनर, और ए बी में रखेंगे तो हेक्सागोनल। क्या होगा? हेक्सागोनल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे रिक्ति, रिक्ति 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 वॉइड। वॉइड देखिए, क्रिस्टल जालक है एक वैसा क्षेत्र है, जैसे मान लो क्रिस्टल है, एक वैसा क्षेत्र जहाँ एटम नहीं है। जैसे यहाँ तीन एटम रख दिए, इसके बीच वाले भाग में देखिए यहाँ पे कोई एटम नहीं है, इसी को क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। तो क्रिस्टल जालक का एक वैसा क्षेत्र जहाँ पर एटम, परमाणु उपस्थित नहीं रहता है। बताइए, रिक्ति मतलब क्या? खाली जगह, जहाँ परमाणु नहीं है, तो वही तो है रिक्ति। जहाँ परमाणु नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं? रिक्ति बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। यानी कि क्रिस्टल का एक वैसा क्षेत्र है जहाँ पे एटम उपस्थित नहीं है। इसको ऐसे डॉट लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, इसी को रिक्ति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे है चतुष्फलकीय रिक्ति। आपके एग्जाम में ना पूछा था, यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में क्वेश्चन आया था। जैसे 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा था कि चतुष्फलकीय रिक्ति ना कितने परमाणु से घिरा होता है। चतुष्फलकीय ना ये 4 परमाणुओं से घिरा होता है। कितने परमाणु से घिरा होता है? 4, या 4 परमाणुओं से घिरा होता है। चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है, यहाँ रिक्ति होगा ना, यहाँ पे रिक्ति होगा। क्या होगा? रिक्ति। चतुष्य
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। ये हम लोग का चतुष्फलकीय रिक्ति हो गया। यहाँ पे क्या होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। और चतुष्फलकीय रिक्ति में हम लोग के एटम जो होता है कितने परमाणुओं से घिरा होता है, 4 परमाणु से। कितने परमाणु से घिरा होता है बाबू, 4। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बॉय। यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो है यह 4 एटम से क्या होता है बाबू, घिरा रहता है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ना कि चतुष्फलकीय रिक्ति कितने परमाणु से घिरा होता है, तो 4 परमाणु। दूसरा बात, चतुष्फलकीय रिक्ति में रिक्ति के त्रिज्या छोटा आर, अब परमाणु के त्रिज्या क्या होता है, बड़ा आर। तो इसमें रिलेशन पूछ लेता है, क्या रिलेशन होता है। तो इसमें रिलेशन होता है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या बराबर, देखिए चतुष्फलकीय है ना, तो 4, 4 के यहाँ पे देखिए आधा, 2, तो 2 के मतलब रिलेशन में इसका रिलेशन होता है 0.22, ठीक है ना, 5 और कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर। यानी कि बड़ा आर बराबर छोटा आर बराबर, छोटा आर जो है रिक्ति की त्रिज्या बराबर होता है 0.225 इंटू बड़ा आर, क्या होता है, बड़ा आर। अब से लिख के बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग को ये वाला जो है ना टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड में छोटा आर बोले तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या बराबर होता है 0.225 इंटू बड़ा आर, क्या होता है, बड़ा आर। यहाँ पे इंटू है इसे, तो यह होता है रिलेशन, होता है रिलेशन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्ति। क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। ये क्या होगा, रिक्ति, यहाँ पे रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। देखिए अष्टफलकीय रिक्ति से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कितने परमाणु से घिरा होता है। तब बहुत कोई नाम से ना यहाँ पे देख लेगा कि अष्टफलकीय है तो 8 परमाणु से घिरा होगा, नहीं नहीं नहीं, यह 6 परमाणु से घिरा होता है। कितने परमाणु से, 6। इसको इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है कितने परमाणु से घिरा होता है, 6 से। कितना से, 6। वैसे रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है जो 6 परमाणुओं से क्या हो, घिरा हो। कितने से, 6। और इसमें रिलेशन होता है छोटा आर बोले तो रिक्ति की त्रिज्या बराबर होता है 0.44, ठीक ना, 0.44414, 0.0 इसमें रिलेशन होता है हम लोग का। इसमें जो रिलेशन होता है हम लोग के छोटा आर बराबर 0.414 इंटू के बड़ा आर, इंटू के बड़ा आर। अष्टफलकीय है तो अब 4 वाला मार दीजिएगा, चतुष्फलकीय आएगा तो 2 वाला मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका रिलेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक सेकेंड। अगला अगला अगला, देखिए क्रिस्टल के घनत्व हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे जो क्रिस्टल का डेंसिटी है, आपसे ना पहले यहाँ पे इसका फार्मूला याद रखिएगा। क्रिस्टल के जो घनत्व होता है डी बराबर होता है, क्या होता है, जेड, जेड गुने एम बट्टा में एन नोट अवोगाड्रो संख्या गुने क्या होता है, ए क्यू, कोर का लंबाई भुजा की क्यू होता है, क्या होता है, भुजा की क्यू। याद रखिएगा कोर ध्यान देना होगा, ये कोर जो कोर होगा ए हम लोग को क्या में होना चाहिए, पीएम में, पीएम में होगा, तब इसका मतलब ये हम लोग का फार्मूला होता है। क्रिस्टल के डेंसिटी फार्मूला होता है जेड परमाणु संख्या, एम होता है मोलिकुलर मास, एन नॉट अवोगाड्रो संख्या, ए हो गया कोर के लंबाई, यानी कि जो हम लोग के कोष्टिका होगा, एक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई क्या में मापा गया है, पीएम में, क्या में नापा गया है, पीएम में, तब ये फार्मूला है। यदि पीएम में ना हो, या तो देखिए इसमें ना न्यूमेरिकल पूछता है क्रिस्टल के घनत्व पे, आपको यहाँ पे मोलर मास दे देगा। और जेड जैसे आपको याद रखना होगा कि एफसीसी है तो जेड वहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, बीसीसी है तो जेड हम लोग को क्या होगा, 2। और यहाँ पे आपको जेड इस तरह से आपको याद रखना होगा, वहाँ पे परमाणु की संख्या। और यहाँ पे एन नॉट है, ए क्यू है, ए क्यू है, ये हो गया कोर की लंबाई, देगा कि कोष्टिका की कोर की लंबाई इतना है, तो यहाँ डेंसिटी निकालें। चाहे डेंसिटी भी कभी कभी दे करके यहाँ पे मोलर मास पूछ लेता है, कभी कभी परमाणु संख्या ही निकालने के लिए दे देता है।
एक बात और यहाँ पे देखिए, ए बताया है कि पीएम में, क्या बताया है, पीएम में। जैसे यहाँ पे ना पीएम दे करके ना पीएम में ही वैल्यू पूछ ले, कभी कभी ना है कोर की लंबाई पीएम दे करके आपको सेंटीमीटर में मीटर में पूछ लेगा, तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए देखिए बताते हैं। उसके लिए ना जैसे यहाँ पे डेंसिटी बराबर फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए ए हमारा दिया है कोची में, कोर की लंबाई हम लोग को पीएम में दिया है, और हमको जैसे इसको लाना है कोची में, हमको लेके आना है सेंटीमीटर में, तो इसका यूज करेंगे फार्मूला जेड गुने मोलर मास बट्टा में हो जाएगा आपका एन नोट गुने का हो जाएगा यहाँ पे ए क्यू। आप यहाँ गुना में लगा देंगे 10 के पावर कितना 30 सेंटीमीटर क्यू। अगर यहीं यहाँ पे ए के मान पीएम में दे करके आपको क्या में पूछ ले, अगर मीटर में पूछ ले, तो यहाँ पे 10 के पावर 36 कर लीजिएगा। 10 के पावर जो 30 है ना, तो 10 के पावर 36 मीटर क्यू कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ठोस में देखिए त्रुटि है। ठोस में क्या है, त्रुटि। ठोस में दोष क्या होता है, देखिए मान के चलिए कोई क्रिस्टल यहाँ पे है, चाहे तो वो क्रिस्टल किसी का भी बना हो सकता है, या तो एटम का बना हो सकता है, वा तो क्रिस्टल हो सकता है कि आपका जैसे मान लो यहाँ पे जैसे इस तरह से हम क्रिस्टल बना दिए, तो वो क्रिस्टल जब बन गया तो या तो क्रिस्टल वो एटम के बना हो, या तो आपका मोलिकुल का बना क्रिस्टल हो, या तो वो आयन का बना हो। किसका बना, आयन का। यानी कि क्रिस्टल परमाणु का बना हो सकता है, अणु का बना हो सकता है, आयन का बना हो सकता है। और जब इस क्रिस्टल से जिससे बना हो, चाहे वो तो परमाणु से बना है, अणु से बना है, आयन से बना है, और इस क्रिस्टल से कहीं एक जगह ले, मतलब यहाँ पे सब जगह परमाणु है, सब जगह क्या है, परमाणु है, चाहे अणु है या तो आयन है, और किसी एक जगह से एटम को हटा दें, या तो अणु को हटा दें, या आयन को हटा दें, तो क्रिस्टल में क्या होगा, एक में दोष उत्पन्न हो जाएगा, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, और इसी को कहेंगे ठोस में त्रुटि। तो पहला बात याद रखिए, जो ठोस में त्रुटि होता है ना, वो परमाणु के क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकता है, अणु के क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकता है, आयन के क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकता है, और किसी एक में एक जगह से परमाणु अणु आयन को हटा देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, ठोस में त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे, ठोस में त्रुटि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे बिंदु दोष। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आया है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक ना, इस तरह से एक हम यहाँ पे क्रिस्टल बना दिए, ये हम लोग क्रिस्टल हम लोग का, ये हम लोग का वो क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल है, इस तरह से हम क्रिस्टल बना दिए, और इस क्रिस्टल से किसी एक पॉइंट से अब यहाँ पे एटम भर लेते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे ए एटम है, यहाँ पर आपका ना बी एटम है, यहाँ पर ए एटम है, यहाँ पर बी एटम है, और यहाँ पे ए एटम है, और यहाँ एक पॉइंट में एटम खाली, एक बिंदु से खाली है, एक जगह पर, यानी कि क्रिस्टल के एक पॉइंट पर एटम नहीं है। तो जब कोई क्रिस्टल के एक पॉइंट से ना एटम क्या हो, गायब हो, लुप्त हो, मिसिंग हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। क्रिस्टल जालक का वैसा दोष, जब क्रिस्टल जालक का वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल के एक बिंदु से परमाणु, अणु या आयन कोई लुप्त हो, या तो क्रिस्टल परमाणु का बना होगा तो एक बिंदु से परमाणु लुप्त होगा, या क्रिस्टल आयन का बना होगा तो एक बिंदु से आयन लुप्त होगा, या क्रिस्टल या तो हम लोग का अणु का बना होगा तो एक बिंदु से अणु लुप्त होगा। अगर एक बिंदु से गायब है तो उसी को कहते हैं बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु दोष। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं हम लोग रैखिक दोष। यहाँ पे क्या है, रैखिक दोष, लाइन डिफेक्ट क्या है। जैसे देखिए वो क्रिस्टल यहाँ पे आप बनाते हैं, ये हम लोग का वो क्रिस्टल है, इस तरह से हम लोग का वो क्रिस्टल यहाँ पे ले लिए, वो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिस्टल ऐसे बना लिए, इस तरह से यहाँ पे हम क्रिस्टल बना दिए, ठीक है, और चारों तरफ ऐसे जोड़ लिए, चारों तरफ इसको हम इस तरह से जोड़ लिए, और क्रिस्टल को हम चारों तरफ जोड़ दिए, और सब जगह हम एटम लगा देते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एटम लगा देते हैं, ए लगा दिए, यहाँ पे हम बी लगा दिए, यहाँ पे हम ए लगा दिए, फिर यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे सजा देते हैं, यहाँ पे ए सजा देते हैं, यहाँ बी सजा देते हैं, यहाँ ए सजा देते हैं, बीच वाला पूरा लाइन में नहीं सजाते हैं। तो देखो क्रिस्टल का एक वैसा दोष है यह कि मतलब पूरे से रैखिक दोष जो होता है क्रिस्टल का एक वैसा डिफेक्ट होता है
कि इसमें ना पूरे एक रेखा से ही एटम गायब होते हैं, जैसे पूरे एक लाइन में हम एटम नहीं रखे हैं, तो एक लाइन से पूरा एटम क्या है मेरा मिसिंग है, क्या है पूरे एक लाइन से मिसिंग है, तो इसी को लाइन डिफेक्ट या रैखिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट या रैखिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो क्रिस्टल का एक वैसा दोष होता है जिसमें एक लाइन से ही पूरा एटम क्या होता है, मिसिंग होता है, क्या होता है, गायब होता है, इसी को लाइन डिफेक्ट कहते हैं या रैखिक दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक। कौन सा दोष है? नन। एक कौन सी होगा यहाँ पे? नन होगा, ठीक ना, नन 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 स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियो नॉन ऑस्टोकियो नॉन ऑस्टोकियो नॉन ऑस्टोकियोमेट्रिक दोष। नॉन ऑस्टोकियोमेट्रिक क्या होता है? देखिए, नॉन ऑस्टोकियोमेट्रिक दोष में अगर बात किया जाए, ठीक ना, पहले तो एक होता है ऑस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। पहले ऑस्टोकियोमेट्रिक की बात करते हैं। देखो, क्रिस्टल के जब क्रिस्टल से मान लो कोई यहाँ पे क्रिस्टल इस तरह से है, तो अगर यहाँ पे कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल से बराबर संख्या में, ठीक है ना, क्रिस्टल से अगर हम बराबर संख्या में एटम को लुप्त करें, मतलब एक क्रिस्टल है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ प्लस कर दिए, ए कर देते हैं, यहाँ बी माइनस कर दिए, यहाँ पे ए प्लस कर देते हैं, यहाँ पे बी माइनस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ए प्लस कर देते हैं और यहाँ पे हम बी माइनस कर देते हैं। अगर ए प्लस यहाँ से गायब कर दें और यहाँ से बी माइनस को गायब करें, यानी कि बराबर संख्या में, अगर बराबर संख्या में जितना प्लस गायब कर दिए उतना ही माइनस गायब कर दिए, यानी कि जब क्रिस्टल से बराबर संख्या में प्लस माइनस को हटा देंगे तो उसको खाली बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे, स्टोकियोमेट्रिक बोलेंगे। लेकिन जो बराबर संख्या में ना हटा करके, मान लो खाली एगो प्लस गया, ज़्यादा प्लस गायब कर दिए, अब माइनस को छोड़ दिए ज़्यादा मात्रा में, अब प्लस को घटा के मतलब ज़्यादा कर दिए, मतलब चलिए एक और यहाँ से प्लस गायब कर देते हैं, तो दो प्लस गायब करिए, एगो माइनस गायब करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो जब क्रिस्टल से देखिए बराबर संख्या में प्लस माइनस गायब होगा तो उसे बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक, और बराबर संख्या में गायब नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे अशुद्धि दोष है। अशुद्धि दोष या अशुद्ध दोष, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, ठीक है ना। अशुद्ध दोष यानी कि इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्या होता है? अशुद्धि दोष बोलते हैं, अशुद्ध दोष के नाम से इसको जानते हैं। इम्प्योरिटीज देखो, अशुद्धि दोष इम्प्योरिटीज डिफेक्ट में होता है कि मान लो एगो क्रिस्टल ऐसे यहाँ पे बन गया, या तो क्रिस्टल मान लो यह शुद्ध है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से क्रिस्टल को यहाँ पे शुद्ध बनाते हैं, ये हम लोग का क्रिस्टल पूरी तरह से प्योर है, प्योर क्रिस्टल है, या तो मतलब कुछ के बना है, या यहाँ पे एटम के बना देते हैं, ए बी, यहाँ शुद्ध है। इस शुद्ध क्रिस्टल में बाहर से ला के कोई अलग से तत्व को जोड़ दें, या तो एक अंतरकाशीय जगह, जो खाली जगह अंतरकाशीय जगह पे जोड़ दें, क्रिस्टल के या तो पॉइंट पर ही जो कोई जोड़ दें, यहाँ से मतलब ए को हटा के यहाँ से कुछ अदर एलिमेंट जोड़ दें, सी जोड़ दें, कोई अदर जोड़ के एक में अशुद्धियाँ उत्पन्न कर दिए। पहले से शुद्ध क्रिस्टल है और दूसरा कोई एलिमेंट जोड़ करके एक में क्या कर रहे हैं? अशुद्धि उत्पन्न कर दिए, तो इसी को कहा जाता है अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है अशुद्धि दोष में। अशुद्धि दोष तो बुझा गया कि शुद्ध क्रिस्टल में कुछ बाहर से तत्वों को मिला देना, या उसी को मिलाने को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। कि कोई शुद्ध क्रिस्टल है और शुद्ध क्रिस्टल में बाहर से कोई एलिमेंट को मिलाते हैं, किस कौन से एलिमेंट को मिलाएंगे? तो पी ब्लॉक के एलिमेंट को मिलाते हैं, तो क्रिस्टल में अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और उसी को क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि हम लोग के जो अशुद्धि दोष हैं, आपको देखिए ध्यान देना यही है कि अगर वो धातु के बना होगा, धातु का मान के चलिए वो धातु का क्रिस्टल बना है, और ठीक ना, धातु का क्रिस्टल बना है, और इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो हम लोग को पता है कि धातु जो होता है ना सुचालक होता है, और जब अशुद्धि मिलाएंगे तो ओकर चालकता क्या होगा? ओकर चालकता ना हम लोग के घटेगा। चालकता क्या होगा? घटेगा। उसका जो चालकता होगा वो हम लोग के क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज, घट जाएगा। अगर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कोई हम लोग के शुद्ध धातु का, जैसे शुद्ध धातु का क्रिस्टल है, धातु का क्रिस्टल सुचालक होता है, और जब ओकर में अशुद्धि मिलाएंगे तो ओकर चालकता ना हम लोग के घटेगा। चालकता जो उसका चालक है, जो चालक प्रकृति होगी, चालक प्रकृति क्या होगी? घटेगी। लेकिन
लेकिन हम लोग का क्रिस्टल अशुद्ध जो है ना दोस्त यहाँ पे, अगर हम लोग के मान के चलिए उपधातु का कोई क्रिस्टल बना है, उपधातु का क्रिस्टल जो है कम मात्रा में चालक होता है। क्या होता है? कम मात्रा में चालक होता है, कम मात्रा में चालक होता है। और जब एक हम अशुद्धि मिलाएंगे, मतलब शुद्ध है, वह शुद्ध उपधातु का क्रिस्टल है, उपधातु का क्रिस्टल है। और अब इसमें हम अशुद्धि मिला रहे हैं, और उपधातु कम चालक होता है, कम मात्रा में होता है। अशुद्धि मिलाते हैं ना, ओकर चालकता बढ़ता है। क्या होता है? चालकता इंक्रीज करता है। तो मेरी बात को सुनिएगा, अगर उपधातु का क्रिस्टल है और ओकरा में हम लोग अशुद्धि मिलाएंगे तो चालकता बढ़ेगा। अगर धातु का क्रिस्टल है और अशुद्धि मिलाएंगे तो चालकता उसका घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे, देखिए डोपिंग क्या होता है, ये बातें हम लोग समझते हैं। डोपिंग क्या है? रियलिटी देखिए, बात किया जाए तो डोपिंग के मतलब होता है, देखिए अशुद्धि उत्पन्न करना। इस डोपिंग के मतलब क्या होता है? अशुद्धि उत्पन्न करना। मान के चलिए कोई क्रिस्टल है भैया, कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में कुछ आप मिला दे रहे हो। कौन मिला रहे हो? तो पी ब्लॉक के एलिमेंट। हमेशा ना पी ब्लॉक के एलिमेंट को ही मिलाकर डोपिंग उत्पन्न किया जाता है, अशुद्धि उत्पन्न किया जाता है। तो कोई पी ब्लॉक के एलिमेंट को इसमें मिला दिए हैं, मिला करके ना अशुद्धि उत्पन्न कर दिए, चाहे उसके चालकता को बढ़ा दिए, चालकता को घटा दिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग के मतलब होता है क्रिस्टल में अशुद्धि को मिला करके उसके चालकता को परिवर्तन कर देना। अगर धातु है तो मिला करके उसके चालकता को घटा लेंगे, अगर वहाँ पे अगर उप धातु है तो उसको मिला करके उसकी चालकता को बढ़ा देंगे। डोपिंग हमेशा पी ब्लॉक के एलिमेंट को कराया जाता है। डोपिंग के लिए कुछ यहाँ पे यौगिक पूछ लेता है, ब्लॉक का नाम पूछ लेता है। तो डोपिंग में ना एक होता है 12-16 का यौगिक, ठीक है ना, 12-16 का होता है। फिर उसके बाद 13-15 का मतलब यौगिक का क्रिस्टल। जैसे 13 के क्रिस्टल है, 15 के एलिमेंट को मिला दिए, 12 का क्रिस्टल है, 16 के मिला दिए, तो इसी को हम लोग डोपिंग क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से मिला के एग्जाम्पल इसमें हम लोग रख लेंगे, यानी कि 12 के पहले जो वर्ग 12 में है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे वर्ग 16 के एलिमेंट हो जाएंगे, दोनों को मिला करके डोपिंग करा सकते हैं। यहाँ वर्ग 13 के हो जाएगा, यहाँ वर्ग 15 के हो जाएगा, दोनों को मिला करके डोपिंग करा लेंगे। ठीक है, खाली पूछ लेता है कि डोपिंग के लिए एग्जाम्पल में तो 12-16 हो जाएगा और 13-15, ठीक ना, 12-16 13-15 ये डोपिंग में आते हैं। डोपिंग के क्रिस्टल बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से बताते हैं। डोपिंग के मतलब होता है अशुद्धि उत्पन्न करना, ठीक है ना। इसमें पी ब्लॉक के तत्वों को मिला करके अशुद्धियाँ उत्पन्न की जाती है और क्रिस्टल के चालकता को परिवर्तन किया जाता है। एग्जाम्पल में 12-16 के यौगिक है और 13-15 के यौगिक। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, वैकेंसी डिफेक्ट बात करते हैं। रिक्ति दोष किसे कहते हैं? देखिए रिक्ति दोष में देखिए यही होता है कि क्रिस्टल जैसा होता है ना, इसमें क्रिस्टल कोई क्रिस्टल हो गया, तो इसमें क्रिस्टल में ना बराबर संख्या में धन आयन ऋण आयन लुप्त होते हैं। लेकिन एक बात है, जो ये रिक्ति दोष होता है ना, आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। कोई भी आयनिक क्रिस्टल में होगा, यानी कि ऑल क्रिस्टल में उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पे जो आयनिक क्रिस्टल, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लो आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम A+ ले लिए, वहाँ पे हम B- ले लिए, A+ ले लिए, फिर यहाँ पे B- ले लिए, फिर A+ ले लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे B- ले लिए। इस तरह से हम क्रिस्टल इसको जोड़ करके क्रिस्टल को बना दिए। ठीक है, तो यह हमें वैकेंसी में होता है कि इसमें जैसे ए को गायब करेंगे तो एगो हमको बी भी गायब करना पड़ेगा। वैकेंसी डिफेक्ट ओनली फॉर, याद रखिएगा, आयनिक क्रिस्टल में होता है और ऑल आयनिक क्रिस्टल में होता है। ऑल आयनिक क्रिस्टल में होता है, सभी आयनिक क्रिस्टलों में वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। और बराबर संख्या में इसमें आयन मिसिंग होता है। बराबर संख्या में आयन मिसिंग होने के कारण इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि जितना प्लस गायब होगा उतना ही माइनस गायब होगा। तो प्लस माइनस बराबर संख्या में गायब होगा तो क्रिस्टल हम लोग को कैसा मिलेगा? न्यूट्रल। क्या मिलेगा? न्यूट्रल। वैकेंसी डिफेक्ट उसे कहते हैं जो सभी आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, सभी आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के क्रिस्टल में बराबर संख्या में प्लस माइनस लुप्त होकर के क्रिस्टल को उदासीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल को उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंतरकाशीय दोष। यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे होगा अंतरकाशीय नहीं, अंतराकाशीय। क्या होता है यहाँ पे? अंतराकाशीय या अंतरा होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? अंतरा या अंतराकाशीय, ठीक ना। इसे बोलते हैं अंतरकाशीय दोष बोलते हैं।
और अंतरकाशीय दोष में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्रिस्टल कोई बना दिए, इस तरह से हम यहाँ पे क्रिस्टल कोई बना लेते हैं, ये हमारा क्रिस्टल है, ये हम क्रिस्टल ऐसे बना लिए और इसको आपस में इस तरह से हम लिंक कर दिए। इसे और भी जोड़ के बड़ा बनाया जा सकता है। और सब जगह मान के चलिए यहाँ पे सब जगह मतलब परमाणु है, यहाँ पे भी परमाणु है, यहाँ पे भी परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है, यहाँ परमाणु है अंतरकाशीय में, ठीक है। सब जगह पे यहाँ पे परमाणु रखें, ठीक है ना। कैसा परमाणु? तो आयनिक परमाणु रखें, यहाँ पे आयनिक परमाणु रखें, यहाँ पे आयनिक परमाणु, यहाँ पे आयनिक परमाणु, यहाँ पे आयनिक परमाणु, यहाँ पे आयनिक परमाणु, यहाँ आयनिक परमाणु रखें। और यहाँ से ना विस्थापित होकर आयन ना ये जो खाली जगह है ये वाला खाली जगह में आ जाएगा। यह खाली जगह को अंतरकाशीय स्थान बोलते हैं, एक खाली जगह में आ जाएगा, अंतरकाशीय स्थान पे आ जाएगा। तो इसी को नाम देंगे हम लोग अंतरकाशीय दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतरकाशीय, अंतराकाशीय, क्या बोलेंगे? अंतरकाशीय दोष। तो क्रिस्टल जालक का वैसा दोष जब क्रिस्टल से आयन विस्थापित होकर के अंतरकाशीय स्थान पे चला जाता है, या अंतरकाशीय स्थान पे आ जाता है, तो इसी को हम नाम देते हैं अंतरकाशीय दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय दोष बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंकल। कौन सा डिफेक्ट है यहाँ पे? फ्रेंकल। फ्रेंकल कौन सा? फ्रेंकल बहुत वीवीआई है। फ्रेंकल डिफेक्ट ना बहुत वीवीआई। देखिए पहला बात बता दें कि आपको पहला लाइन लिखना होगा फ्रेंकल के बारे में कि यह केवल और केवल सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है? सिल्वर हेलाइड, सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है। यहाँ हेलाइड की जगह कोई ले सकते हैं ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। और इसके अलावा अपवाद में एक जिंक सल्फाइड में भी उत्पन्न होता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष जो होता है यह हम लोग को सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है। एक अलावा यह जिंक सल्फाइड जो है इसमें भी उत्पन्न होता है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है कि यहाँ पे सिल्वर हेलाइड का कोई क्रिस्टल होगा, ठीक है ना। सिल्वर हेलाइड का क्रिस्टल होगा, यहाँ पे सिल्वर हेलाइड का सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर के बाद यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे इसको ब्रोमीन कर लेते हैं। सिल्वर यहाँ पे सिल्वर हो गया, यहाँ सिल्वर है, ब्रोमीन है, फिर यहाँ पे सिल्वर कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ब्रोमीन कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ सिल्वर है, उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन है। आयनिक होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपस में इसको हम जोड़ दिए। तो फ्रेंकल दोष में सिल्वर हेलाइड के क्रिस्टल में से यह आयन विस्थापित होकर ना अंतरकाशीय स्थान पे, यहाँ ब्रोमीन आयन निकल के अंतरकाशीय जगह पे चला जाएगा। पहला बात लिखिएगा कि फ्रेंकल दोष सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है। चूंकि इस प्रकार के दोष में लिखिए सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है और यह आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। सिल्वर हेलाइड के आयनिक क्रिस्टल में, सिल्वर हेलाइड के कैसा क्रिस्टल में? आयनिक क्रिस्टल में। और इसमें से क्रिस्टल से आयन विस्थापित होकर के अंतरकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। एकर क्रिस्टल के दरमान और में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से निकल के एकर क्रिस्टल में ही रह जा रहा है, अंतरकाशीय जगह पे चला जा रहा है। तो दरमान में तो कोई चेंजिंग नहीं है, और जब दरमान में कोई चेंजिंग नहीं है तब फ्रेंकल दोष के घनत्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंकल दोष के क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें से आयन क्रिस्टल के पॉइंट से निकल करके, फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के पॉइंट से आयन निकल करके अंतरकाशीय जगह पे चले जाते हैं। तो मास में कोई प्रभाव, क्रिस्टल के मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसके डेंसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके डेंसिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं इसके बारे में कि जो हम लोग का फ्रेंकल दोष है, ये हम लोग का सिल्वर हेलाइड में उत्पन्न होता है, फिर जिंक के सल्फाइड में भी उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के जो आयनिक जो क्रिस्टल होगा वो निकल करके क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थान पे चला जाएगा, तो इसके मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो डेंसिटी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बैंड आ गया। बैंड देखते हैं। एक और डिफेक्ट शॉर्टकी दोष होता है, हो सकता है आगे आएगा अभी, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा बैंड के बारे में बताते हैं। देखिए बैंड क्या होता है, तो बैंड ना देखिए हम लोग को वो बैंड नहीं है मतलब शादी वाला बैंड नहीं। पहले नौकरी लीजिए तब उसके बाद शादी वाले बैंड के बारे में सोचिएगा, ठीक ना। पहले आपको नौकरी के बारे में सोचना है कि किसी तरह से हम पढ़ करके अच्छा नंबर लेके आएँ, ठीक ना, अच्छा नंबर दें हम। उसके बाद शहनाई, बैंड वाली शहनाई आएगी और हम भी आएंगे आपकी शादी में।
यहाँ पे पहले बैंड के बारे में देखते हैं। बैंड क्या है? ये ना बैंड ऊर्जा होता है। क्या होता है सर? ऊर्जा, एक एनर्जी है। हम लोग का ये जो बैंड है हम लोग का एनर्जी है। क्या है सर? एनर्जी, एक ऊर्जा है, एक अच्छी लेवल में एनर्जी। वो एनर्जी नहीं है जो सानाई वाला एनर्जी नहीं है भाई साहब। यह बैंड वो वाला ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होता है। और यह हम लोग को बताता है किसमें? कोई क्रिस्टल में ना बैंड जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बारे में बता रहे हैं। तो बैंड हम लोग का एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? बैंड जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह उनकी गति के बारे में बताता है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन कितना बह रहा है, कितना उसका क्रिस्टल का ऊर्जा है। और इसमें दो प्रकार का भी होता है। कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अभी आगे हम लोग देखेंगे। एक होता है चलकता बैंड होता है, एक संयोजकता बैंड होता है। और चलकता बैंड में ऊर्जा क्या होता है? ज़्यादा, और संयोजकता बैंड में ऊर्जा क्या होता है? कम। यानी कि जो हम लोग को चलकता बैंड होती है, जो चलकता बैंड होती है, चलकता, जिसे ना कंडक्टेंस क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बैंड बोलते हैं। कंडक्टेंस में ना ऊर्जा ज़्यादा होता है। एक होता है वैलेंस बैंड होता है, उसमें ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। और जब चलकता बैंड से, ठीक ना, कंडक्टेंस बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि क्रिस्टल क्या है? वो चालक है। क्या है? चालक है। कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के जो बीच के एनर्जी का अंतर होगा, जो इनके बीच के लार्ज एनर्जी गैप होगा, यानी कि जो लार्ज एनर्जी गैप होगा, उसे बोलते हैं फॉरबिडन ऊर्जा अंतर बोलते हैं। फॉरबिडन ऊर्जा अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन ऊर्जा अंतर बोलते हैं। फॉरबिडन ऊर्जा अंतर बोलते हैं। तो बैंड एक प्रकार का क्या है? हम लोग का ऊर्जा है। क्या है? बैंड एक प्रकार का ऊर्जा है। और यह चलकता बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में रिलेशन बताता है, और दोनों के बीच के एनर्जी गैप को बोलते हैं फॉरबिडन ऊर्जा अंतर। दो प्रकार का बैंड है, एगो चलकता बैंड, एगो संयोजकता बैंड। चलकता बैंड में ऊर्जा ज़्यादा, संयोजकता बैंड में ऊर्जा कम। चलकता बैंड को ना हम लोग ऐसे E1 में डिनोट करते हैं। क्या से? E1। चलकता जो बैंड होती है हम लोग को, इसे हम चलकता बैंड को हम लोग, जो चलकता बैंड होती है, जो चलकता कंडक्टेंस बैंड होता है, इसे E1 से, और जो वैलेंस बैंड होती है इसे हम लोग E2 से डिनोट करते हैं। और दोनों के बीच की ऊर्जा अंतर जो होती है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतर होता है, इसे डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। कहाँ से? डेल्टा ई से। ठीक है। देखिए यहाँ पे चलकता बैंड आ गया। क्या आ गया? चलकता बैंड। तो चलकता बैंड, जिस बैंड में ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, उसे चलकता बैंड कहते हैं। और इसे हम लोग E1 से डिनोट करते हैं। कहाँ से? E1 से डिनोट करते हैं। जिस बैंड में ऊर्जा ज़्यादा होता है चलकता बैंड, उसे E1 से डिनोट किया जाता है। कहाँ से? E1 से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे संयोजकता बैंड। क्या देखेंगे? संयोजकता देखेंगे। यहाँ पे संयोजकता बैंड, इसे ना हम लोग E2 से डिनोट करते हैं संयोजकता बैंड को। और इसमें ना ऊर्जा हम लोग के क्या होता है? कम होता है। जो एनर्जी हम लोग का होती है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम लोग का बैंड के आधार पे चालक है, कुचालक है, अर्धचालक का वर्गीकरण है, ये बहुत VVI है। बहुत बार एग्जाम में मतलब पूछा है, फाइनल एग्जाम में भी पूछा है, मंथली एग्जाम में भी पूछा है। आपको देखिए ना 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को ना देखिए एकदम सिंपल सा, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज, हाँ सॉरी सर, सिंपल सा ना शॉर्ट लैंग्वेज में ना इसको लिखवा देते हैं। सिंपल सा शॉर्ट लैंग्वेज में ना इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको लिखवा देते हैं। आपको इसको बता देते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि बैंड के आधार पे चालक, कुचालक, अर्धचालक जो है, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। बैंड के आधार पे चालक है, कुचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण कैसे करेंगे। सिंपल बात है। देखिए बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक का क्या है सर? वर्गीकरण है। तो आपको बता दें बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण। देखिए बाबू, हम अभी बताएं कि चलकता बैंड जो होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं E1 से। ठीक है। और वैलेंस बैंड को डिनोट करते हैं E2 से। और दोनों के जो बीच के ऊर्जा अंतर होता है वो हम लोग के लार्ज एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतर होता है। यदि डेल्टा ई, इसे बोलते हैं लार्ज एनर्जी गैप, E1 E2 के बीच का अंतर है, अगर ये जीरो हो जाएगा, क्या होगा? जीरो। यानी कि जब हम लोग के चलकता बैंड से, यानी कि E1 से E2 के बीच में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर जाए, आसानी से प्रवेश कर जाएगा, एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, आसानी से प्रवेश करेगा, एक दूसरे के संपर्क में रहेगा, तो डेल्टा ई के मान क्या होगा? जीरो होगा। लार्ज एनर्जी गैप क्या होगा? जीरो। तो उसे हम लोग कहेंगे सुचालक बोलेंगे, चालक बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। यदि हम लोग का इलेक्ट्रॉन ना अप्रोक्सीमेटली जाए, लगभग E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो अप्रोक्सीमेटली
यानी कि लगभग इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में जाए, यानी कि लगभग जीरो के बराबर हो, तो उसे हम लोग अर्धचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्धचालक। और बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिसमें नहीं हो और जीरो के बराबर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुचालक। देखिए, जब डेल्टा ई के मान जीरो हो, यानी कि डेल्टा ई के मान जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर जा रहा है E1 से E2 में, और यहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में है, तो उसे हम लोग कहते हैं सुचालक, ठीक ना। और जब डेल्टा ई के मान लगभग जीरो है, इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में प्रवेश कर रहा है, तो अर्धचालक है। और डेल्टा ई जीरो के मान, डेल्टा ई बोले तो ये लार्ज एनर्जी गैप है। क्या है? लार्ज एनर्जी गैप, जीरो के बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर क्या है? अर्धचालक क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग के जो पीरियोडिक टेबल होता है, और पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप हम लोग का 14 है, उसमें हम लोग को सेमीकंडक्टर का वर्ग कहा जाता है, जिसमें सिलिकॉन हम लोग को मिलता है, जर्मेनियम हम लोग को मिलता है। और सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है, दोनों के दोनों प्योर सेमीकंडक्टर, दोनों के दोनों प्योर हम लोग के यानी कि शुद्ध सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनाता है। और जब इस शुद्ध सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनाता है, तो हम लोग के क्या होता है? यह कुचालक भी होता है। क्या होता है? कुचालक। तो अर्धचालक किसे कह सकते हैं हम लोग? अर्धचालक के देखिए सामान्य तौर पे परिभाषा बोले तो वो कुछ मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करता है। और अर्धचालक का क्रिस्टल बना होता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का बना होता है, ठीक ना। जब पूरे सिलिकॉन का बना होगा, पूरा जर्मेनियम का बना होगा, तो उसे प्योर हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे, कि शुद्ध अर्धचालक है कि भैया प्योर एकदम, मतलब सिलिकॉन का बना, प्योर हम लोग का जर्मेनियम का बना क्रिस्टल होगा, तो हम लोग का शुद्ध एकदम प्योर सेमीकंडक्टर होगा। सेमीकंडक्टर जो यानी कि वैसा क्रिस्टल जो सिलिकॉन जर्मेनियम का बना हो, तो हम लोग का सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होगा। और अर्धचालक जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि धातु से कम करता है और धातु से ज़्यादा करता है। अर्धचालक का क्रिस्टल विद्युत धारा का प्रवाह धातु से कम अधातु से ज़्यादा करता है। और यह हम लोग के अर्धचालक जो एलिमेंट है हम लोग के पी ब्लॉक के वर्ग संख्या 14 में मिलते हैं। और इनके आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। और कोई के साथ ना 4 इलेक्ट्रॉन के साथ भी साझेदारी भी करते हैं। कोई के साथ कितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं? 4, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 4 पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला। देखिए हमने अब अशुद्ध अर्धचालक के बारे में, कि अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है। तो अभी आप लोग देखिए बता रहे थे कि जब हम लोग का क्रिस्टल जो है सिलिकॉन का बना है, या तो क्रिस्टल हम लोग का ना जर्मेनियम का बना है। जब क्रिस्टल सिलिकॉन का बना होगा, जर्मेनियम का बना होगा, तो शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। और जब इस शुद्ध क्रिस्टल में हम यहाँ पे पी ब्लॉक के कोई तत्वों को मिला देंगे, वहाँ पे पी ब्लॉक के तत्वों को मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग। बता रहे थे कि डोपिंग के मतलब होता है अशुद्धि उत्पन्न करना। डोपिंग के मतलब क्या होता है? अशुद्धि उत्पन्न करना। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल पूरा बना है, सब जगह सिलिकॉन है। अब पी ब्लॉक के कोई एलिमेंट को मिला रहे हैं, या तो हम मिलाएंगे वर्ग 13 के एलिमेंट को मिलाएंगे, या तो हम वर्ग 15 के एलिमेंट को मिलाएंगे। और सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 13 के या वर्ग 15 के तत्वों को मिला के डोपिंग करेंगे, तो क्रिस्टल में कैसा होगा? या तो हम जर्मेनियम के क्रिस्टल में भी मिला सकते हैं, जर्मेनियम के क्रिस्टल में भी मिला सकते हैं, या सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिला सकते हैं, वर्ग 13 के या वर्ग 15 के। तो क्रिस्टल में हम लोग का अशुद्धि उत्पन्न हो जाएगा, उसी को बोलेंगे अशुद्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे? अशुद्ध अर्धचालक। तो जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल में वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्वों को डोपिंग किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसी को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए पी टाइप, ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं पी टाइप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए पी टाइप में बताते हैं कि जैसे मान के चले आपके पास ना यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम यहाँ पे ना पी कह रहा है ना, तो वर्ग 13 यानी कि पी ब्लॉक के वर्ग 13 के एलिमेंट को मिलाते हैं। या तो वर्ग 13 ना करके इसको हम लोग ना वर्ग 13 को क्या करते हैं? 3a बोलते हैं। रोमन अंक में क्या बोलते हैं? 3a बोलते हैं। या तो इसे धारायनिक वर्ग बोल देंगे, या त्रिसंयोजी बोल सकते हैं। पी टाइप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि जब शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में, तो शुद्ध अर्धचालक का क्रिस्टल या तो सिलिकॉन का है या तो जर्मेनियम का है,
तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में या तो जर्मेनियम के क्रिस्टल में शुद्ध क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्व या 3A के तत्व या त्रिसंयोजी तत्वों को किसी एक जगह पे, जैसे यहाँ पे हम एक जगह पे एल्युमिनियम मिला दिए जो वर्ग 13 के एलिमेंट है, मिला करके क्रिस्टल में हम क्या करें, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, एक एक्स्ट्रा यानी कि धनायनिक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, यहाँ पे धनात्मक छिद्र का निर्माण कर लें, क्योंकि यहाँ धनात्मक एलिमेंट मिला रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वर्ग 13 जो है त्रिसंयोजी एलिमेंट है, एक धनायनिक इलेक्ट्रॉन को मिला रहे हैं यहाँ पे और पॉजिटिव होल का निर्माण कर ले इसमें मिला करके, तो इसको कहते हैं पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। पी प्रकार के क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एन प्रकार के। देखिए एन टाइप क्या होता है, तो उसी प्रकार है कि मान के यहाँ सिलिकॉन का क्रिस्टल है, शुद्ध क्रिस्टल, या जर्मेनियम का क्रिस्टल है, या सिलिकॉन का क्रिस्टल है, या सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 15 या 5A, वर्ग 15 या 5A या पंच संयोजी बोल सकते हैं कि पंच संयोजी एलिमेंट को किसी एक जगह पे, जैसे यहाँ पे वर्ग 15 के एलिमेंट नाइट्रोजन को डाल दिए, यहाँ पे सिलिकॉन को हटा करके यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिए, तो इसको हम लोग क्रिस्टल में जैसे ऋणात्मक एलिमेंट मिला रहे हैं, तो ऋणात्मक एलिमेंट मिलाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव होल का निर्माण कर रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पे ना नेगेटिव होल बना रहे हैं, नेगेटिव होल क्रिस्टल बना रहे हैं। तो इस प्रकार के हम लोग इस प्रकार के जो क्रिस्टल होगा उसे एन प्रकार के हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य अर्धचालक बोलेंगे। एन प्रकार, एन बोले तो नेगेटिव, पी बोले तो पॉजिटिव, यानी कि पी वाला में वर्ग 13 या त्रिसंयोजी और एन वाला में हम लोग मिलाते हैं यानी कि वर्ग 15 या हम लोग ऋणात्मक एलिमेंट जो ठीक ना पंच संयोजी एलिमेंट है उसको मिलाया जाता है और क्रिस्टल को चालकता में परिवर्तन किया जाता है, नेगेटिव एलिमेंट। इस प्रकार के जो क्रिस्टल, देखिए एन प्रकार के जो क्रिस्टल है इसमें चालकता का मुख्य कारण ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, अब पी वाला में चालकता का मुख्य कारण धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वहाँ पे धनायनिक एलिमेंट को मिलाया जाता है। अब वर्ग 15 जो है एक ऋणायनिक एलिमेंट, यहाँ पे ऋणायनिक एलिमेंट को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे चालकता का मुख्य कारण हो जाता है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव होल बनता है और पी वाला में पॉजिटिव होल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगला। देखिए मैग्नेट क्या है, चुंबक। देखिए चुंबक के बारे में अगर बात करें मैग्नेट के बारे में, कि देखिए मैग्नेट उसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पे वो मैग्नेट है आपका, तो यह जो मैग्नेट है हम लोग को जो अपना एरिया बनाए, मैग्नेट उसे कहते हैं जो अपना क्या करता है, एरिया बनाता है, जो अपना क्षेत्र बनाए, एरिया बनाए। मैग्नेट उसे कहते हैं जो अपना क्या करता है, एरिया बनाता है। और चुंबकीय वस्तु, यहाँ पे कोई चुंबकीय वस्तु है तो उसको अपने तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे, चुंबक बोलेंगे। चुंबक उसे कहते हैं जो अपना क्षेत्र का निर्माण करता है और चुंबकीय वस्तु को खींचने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। मैग्नेट में जैसे मान लो मैग्नेट है यहाँ पे, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, अगर स्वतंत्र रूप से उसको लटका दिया जाता है, दो ध्रुव का निर्माण होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल का निर्माण होगा, दो ध्रुवों का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ पे सबसे चुंबकीय, अगर यहाँ पे रेखाएं का बात करें, चुंबकीय रेखाएं का बात करें, यानी कि साउथ से हम लोग का बाहर बाहरी से साउथ से जाएगा नॉर्थ की ओर, बाहर बाहर, अंदर अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर। इसको जितना हम लोग तोड़ेंगे ना उतने इसमें पोल बनेगा, फिर इधर नॉर्थ बन जाएगा ना साउथ बनेगा। लेकिन कोई चुंबक को जितना अधिक खंडित किया जाता है उतना ही अधिक इसमें क्या होता है, पोल का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई चुंबक को जितना अधिक तोड़ेंगे उतना ही अधिक क्या बनेगा, पोल बनेगा, ध्रुव बनेगा। और इसमें जो छोटा छोटा चुंबक में जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे इसमें कण होते हैं उसको बोलते हैं वेबर एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबर तत्व बोलते हैं, वेबर तत्व बोलते हैं। देखिए चुंबक में और थोड़ा सा हम लोग बात करें तो मैग्नेट जो होता है हम लोग का, मैग्नेट में जो होता है कि अगर इसका मान के चलिए इधर से नॉर्थ पोल है और इधर से दूसरा मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा। और मान के लिए इधर नॉर्थ पोल है, इधर हम साउथ करें, तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को एट्रैक्टिव करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षण करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे चुंबक में अगर बात किया जाए तो चुंबक में अगर चुंबकीय मतलब यहाँ जो प्रबलता जो होता है, ध्रुव पर ज़्यादा प्रबलता होता है, बीच में इसकी प्रबलता जो होती है कम होती है। चुंबक में प्रबलता जो होता है दोनों ध्रुव पर ज़्यादा होता है, बीच में इसकी प्रबलता जो होती है कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे चुंबक के गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबक।
जो चुंबकीय गुण के आधार पे जो चुंबक होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है हम लोग के खुद मैग्नेट हो जाएगा। एक हम लोग का हो जाएगा आपका चुंबकीय वस्तु हो जाएगा, यानी कि ठीक ना, यानी मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक बोर्ड, मैग्नेटिक। जैसे पहला देखिए, चुंबकीय गुण के आधार पे चुंबक जो है, पहला एक खुद मैग्नेट है। दूसरा हम लोग के हो जाएगा, पहला तो मैग्नेट हो गया, दूसरा होगा हम लोग के मैग्नेटिक कोई सबस्ट्रांस हो, मैग्नेटिक सबस्ट्रांस हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय वस्तु। और तीसरा होगा नॉन मैग्नेटिक सबस्ट्रांस, नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय वस्तु, नॉन मैग्नेटिक सबस्ट्रांस। चुंबकीय गुण के आधार पे चुंबक 3 तरह का है। एक हो जाएगा मैग्नेट उसे बोलेंगे जो अपना एरिया भी बनाए और चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ खींच ले, यानी कि मैग्नेट उसे बोलेंगे जो अपना एरिया बनाए, और चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ क्या कर ले, खींच लें, चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ क्या कर ले, खींच ले, उसे मैग्नेट बोलेंगे। मैग्नेटिक वस्तु एंड मैग्नेटिक सबस्ट्रांस उसे कहा जाता है जो अपना एरिया नहीं बनाता है, लेकिन चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सबस्ट्रांस वाला वस्तु बोलते हैं, उसे मैग्नेटिक सबस्ट्रांस का वस्तु कहा जाता है, यानी उसे बोले चुंबकीय वस्तु बोलेंगे हम लोग। नॉन मैग्नेटिक सबस्ट्रांस जो अचुंबकीय वस्तु होता है, वो ना तो अपना एरिया ही बनाएगा और ना ही चुंबक देने खींचाएगा। जैसे एक में लकड़ी हो जाएगा आपका, ईंट पत्थर हो गया, आपका जैसे कोई कपड़ा ले लीजिए कोई, यानी कि यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं, ये सब क्या है, अचुंबकीय वस्तु है, ना तो अपना एरिया बना रहे हैं ना चुंबक देने खींचा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक सबस्ट्रांस के एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जैसे आयरन ले लेते हैं, निकल ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं, एरिया तो नहीं बनाएगा लेकिन चुंबक देने खींचा आ जाएगा। ये सब मैग्नेट में जैसे बहुत सारा मैग्नेट है, नाल चुंबक हो गया, घोड़े का नाल चुंबक, ये सब क्या है, मैग्नेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, ठीक ना। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे चुंबक। ये बहुत भी क्वेश्चन है। यह 5 प्रकार के होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे चुंबक। पहला अगर देखें तो इसमें होता है अनुचुंबक। क्या होता है पहला, अनुचुंबक होता है ना, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए अनुचुंबक जो हम लोग का है, यानी कि यह हम लोग के चुंबक की ओर धीरे धीरे दुर्बलता से आकर्षित होता है, चुंबक की तरफ धीरे धीरे दुर्बलता से अपनी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, खींचाता है। अनुचुंबक उसे बोलते हैं जो चुंबक की तरफ दुर्बलता से खींचाता है, दुर्बलता से क्या होता है, आकर्षित होता है, चुंबक की तरफ दुर्बलता से खींचा रहा है। और अनुचुंबक की पहचान जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से कैसा होता है, अयुग्मित, जिसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर ना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहेगा, जोड़ा नहीं रहेगा, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए वहाँ पे अयुग्मित। जैसे अयुग्मित में 3 इलेक्ट्रॉन मिले आपका, 5 मिले, 7 मिले, ऐसा इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम लोग को 3, 5, 7 ऐसे नॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसके कक्षक में नॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन मिले, तो उसे बोलेंगे अनुचुंबक है। क्या बोलेंगे, अनुचुंबक है। दूसरा होता है हम लोग का होता है अनुचुंबक के बाद होता है प्रतिचुंबक। क्या होता है, प्रतिचुंबक। हम लोग के है प्रतिचुंबक, यानी कि जो प्रतिचुंबक है हम लोग का, इसे हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक जो होता है ना, ये हम लोग को यह प्रतिकर्षित होता है, जहाँ चुंबक होगा ना ओकरा से दूर ढेकलाता है, लेकिन धीरे धीरे इसका ना चुंबकीय वस्तु से क्या होता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, दूर भागता है, चुंबकीय वस्तु से प्रतिकर्षण होता है। और इसका पहचान जो होता है पेयर इलेक्ट्रॉन से होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कोई अगर वस्तु कोई जैसे मान लो एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं और उसमें हम लोग को पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी कि 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, पेयर मिल जाए, या तो उसका कक्षक में इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब उसका जो कक्षक है, डी ब्लॉक का कक्षक है, पी के कक्षक है, वहाँ पे हम लोग को पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि प्रतिचुंबक है। क्या है, प्रतिचुंबक है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हम लोग का जैसे यहाँ पे लौह चुंबक। तो लौह चुंबक जो होता है, लौह चुंबक, यह हम लोग के ना चुंबक की तरफ ना प्रबलता से एकदम आकर्षित हो जाता है, प्रबलता से आकर्षित होता है। जैसे निकेल है, लोहा है, कोबाल्ट है, ये सब प्रबलता से क्या होता है, आकर्षित होता है। इसे लौह चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लौह चुंबक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का है एक प्रतिलौह चुंबक है। तो प्रतिलौह चुंबक में जो होता है, प्रतिलौह चुंबक है, यह प्रबलता से ढकला जाता है। प्रतिलौह चुंबक जो होता है ना, प्रबलता से क्या होता है, ढकलाता है, चुंबक से प्रबलता से दूर भागता है, तो उसे हम लोग प्रतिलौह चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलौह चुंबक बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिलौह चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलौह चुंबक बोलते हैं। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो हो गया Fe2O3, Fe2O3 है, Fe2O3 ये प्रतिलौह चुंबक है, Fe2O3। ठीक है।
उसके बाद हम लोग का हो जाएगा लास्ट एक है हम लोग का फेरी चुंबक। एक होता है फेरी चुंबक, क्या होता है फेरी, एक होता है फेरी, क्या होता है फेरी, क्या होता है फेरी, एक जो होता है हम लोग का फेरी होता है, एक होता है हम लोग का फेरी चुंबक। फेरी चुंबक में होता है कि इसमें जो चुंबकीय जो वेबर एलिमेंट होते हैं विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे नेगेटिव कर रहे हैं तो दो गो नेगेटिव तो दो गो ऊपर में पॉजिटिव करेंगे, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, यानी कि इसमें वेबर एलिमेंट के जो परिमाण होते हैं ना जीरो होते हैं। यानी कि वैसे चुंबक को फेरी चुंबक कहते हैं जिसमें जो चुंबकीय जो कण होते हैं जो उन्हें वेबर तत्व बोलते हैं, इनका परिणाम जो होता है जीरो मिलता है। यानी कि चुंबक में वेबर एलिमेंट का जो परिणाम मिलता है शून्य मिलता है, क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और इसी को हम लोग कहते हैं फेरी चुंबक कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरी चुंबक बोलते हैं। तो हम लोग का ये हम लोग का मतलब ओवरऑल जो है चैप्टर नंबर 2 का पूरी की पूरी वीडियो रिकॉल कराएं। एक इसका पार्ट 1 भी बना के दिए थे, इसका पार्ट 2 दे दिए हैं आप लोगों ने। इसे आशा है कि आप लोग का रिकॉल हो गया होगा पूरी तरह से वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ठीक है।